कोचिंग जंक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशांक मिश्रा और आज हम लोग यहां पर हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार साहित्यकार देवकीनंदन खत्री के विषय में बातचीत करेंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। यहाँ से किसी न किसी परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा हो। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से बहुत महत्वपूर्ण है देवकीनंदन के विषय में आज जो हम लोग जानने जा रहे हैं। इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे हम लोग, और इन्होंने किस तरह की रचनाएं करी हैं इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देवकीनंदन खत्री का जन्म कब हुआ था। 18 जून 1861 में इनका जन्म बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर में बिहार के इनका जन्म हुआ था, और 13 अगस्त 1913 में इनका निधन हो गया था। इनको तिलस्मी उपन्यासों का जनक कहा जाता है। तिलस्मी का मतलब क्या हुआ? जो भी जादू की चीज़ें होंगी, जहाँ पर भी चमत्कार की बातें की जाएंगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तिलस्मी कहते हैं। अयारी के भी जनक कहे जाते हैं। अयारी के उपन्यास जो हैं उसका जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। अयारी का सेंस क्या हुआ? अयारी का मतलब हुआ कि जो ठगी या फिर जो भी उससे संबंधित जो भी उपन्यास लिखे गए ना, समाज में व्याप्त जो ठगी थी उससे संबंधित जो उपन्यास लिखे गए, सबसे पहली शुरुआत देवकीनंदन खत्री ने ही करी थी। देवकीनंदन खत्री ने बहुत सारे उपन्यासों की रचना करी है, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जो रचना है उनका चंद्रकांता है। सबसे पहले उपन्यास की रचना उन्होंने चंद्रकांता की थी, और इसको 1888 से लेकर 1891 तक लिखा गया था। इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि इसके 4 भाग थे। यह 4 भागों में लिखा गया था। इसकी ख्याति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंद्रकांता इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसको पढ़ने के लिए जो हिंदी भाषी लोग नहीं थे, जो हिंदी बोल नहीं पाते थे, हिंदी लिख नहीं पाते थे, उन्होंने मात्र इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा को अलग से सीखा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या ख्याति रही होगी उस समय, और जितना इस पुस्तक ने हिंदी का प्रचार प्रसार किया उतना बिरले ही किसी पुस्तक ने किया होगा या बिरले ही किसी साहित्य ने किया होगा। इस पर बहुत सारे सीरियल्स, टीवी सीरियल्स बन चुके हैं, मूवीज़ भी बन चुकी हैं, तो इसके बारे में आपको पता है। इसकी ख्याति इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि जब चंद्रकांता सीरियल डीडी नेशनल पे दिखाया जाता था, तो इस पुस्तक में जो भी कहानी है उसके ख़त्म होने के बाद देवकीनंदन खत्री को अलग से चंद्रकांता के अगले भाग को लिखना पड़ा। उसको नाम दिया चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता की का अगला भाग, संतति का अर्थ होता है पुत्र या बेटा, जो संतानें होती हैं, मतलब चंद्रकांता की संतान, उसको अलग से लिखना पड़ा इनको। खैर जो है उसके भी बहुत सारे भाग बने, 24 भाग में उसको लिखा, तब जाके वो सीरियल आगे बढ़ता गया। तो इस बात का अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि चंद्रकांता उस समय कितनी प्रसिद्ध रचना थी इनकी। इनके बहुत सारे और उपन्यास हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी जान लेना है परीक्षा की दृष्टि से। तो अभी हम लोगों ने इस बात को देखा कि चंद्रकांता 4 भागों में लिखी गई है। 1888 से लेकर 1891 तक में इसकी रचना की गई। ठीक है, अब यहाँ पर सन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नेट जेआरएफ की परीक्षा में कई बार आपसे सन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चंद्रकांता का रचना काल कौन सा है, रचना वर्ष कौन सा है, या फिर कटोरे भर खून का रचना वर्ष क्या है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको इस बात का पता होगा कि जो भी उपन्यास का काल है उसको प्रेमचंद को आधार मानकर बांटा गया है। प्रेमचंद के पहले का जो भी उपन्यास लिखा गया उसको प्रेमचंद पूर्व, और प्रेमचंद के काल में जो भी रचनाएं लिखी गई वो प्रेमचंद काल की रचनाएं उपन्यास कहलाती हैं, और उसके बाद जो लिखा गया प्रेमचंदोत्तर काल कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो देवकीनंदन खत्री की रचनाएं हैं ये प्रेमचंद पूर्व काल की हैं, प्रेमचंद के पहले का जो काल था। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि देवकीनंदन खत्री प्रेमचंद के पहले के रचनाकार हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहली जो रचना है वो चंद्रकांता है, 4 भागों में आई थी। मैंने इसके विषय में आपको बता ही दिया है। इनकी जो दूसरी रचना है, क्रमवार ढंग से अगर हम चलें तो दूसरी रचना क्रम से अगर हम देखें तो यहाँ पर नरेंद्र मोहिनी हो जाएगा, जो 1893 में आया था, और तीसरी जो रचना है क्रम के हिसाब से वो कटोरे भर खून हो जाएगा 1895, क्योंकि 1893
पहले आता है, नरेंद्र मोहिनी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये रचना इनकी है, कटोरे बरखून है, वीरेंद्र वीर है, चंद्रकांता संतति है। मैंने आपको बताया चंद्रकांता संतति ये 24 भागों में लिखा गया था, इसके 24 भाग हैं, 24 भाग इसके हैं और इसको 1896 से लेकर 1905 तक लिखा। इसी सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए जो डीडी नेशनल पे सीरियल दिखाया जाता था, उसी सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए कहानी को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। इसको चंद्रकांता संतति के नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। कुसुम कुमारी 1899 की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। काजर की कोठरी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। अनूठी बेगम इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसका वर्ष आपको याद रखना है, मायाजाल 1906 की रचना है। ये जो है देवकी नंदन खत्री की ही रचना है। इनकी दो और प्रमुख रचनाओं के विषय में हमें जानना है, गुप्त गोदान जो 1913 में आई थी और भूतनाथ 1908 में इसका आरंभ हुआ था। इसके देखिए कुल मिलाजुला कर यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। 21 भाग इसके कुल थे। यह रचना 21 भागों में लिखी गई थी, जिसके प्रथम जो 6 भाग हैं, 6 भाग वो देवकी नंदन खत्री ने लिखे। देवकी नंदन खत्री ने लिखे हैं और बाकी के जो 15 भाग इसके हैं और 15 जो भाग इसके बच जाते हैं वो इनके बेटे ने पूर्ण किया था। ठीक है ना, दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसको पूर्ण किया था, दुर्गा प्रसाद खत्री। ठीक है ना, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है भूतनाथ के विषय में। तो इस बात को जानना है कि 1908 में इस रचना का प्रारंभ हुआ था। 6 भाग इसके प्रथम 6 भाग देवकी नंदन खत्री ने लिखे और अंतिम के जो 15 भाग हैं वो दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे, क्योंकि इनका निधन हो गया था जो है देवकी नंदन खत्री का 1913 में। ये पूरी रचना नहीं लिख पाए थे। ठीक है ना, तो बाकी को पूरा किया इन्होंने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था आपकी परीक्षा के लिए। जो है देवकी नंदन खत्री के विषय में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है और किसी न किसी परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है निश्चित तौर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए। अगर आपको और भी ऐसे बहुत सारे क्लासेस के विषय में जानना है और हमारे कोर्सेज़ के विषय में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं वहाँ से कॉल करके आप बात को अपने जो है कोर्सेज़ के बारे में पता कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ के आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे नए अपडेट्स आपको दिए जाते हैं, रोज़ क्विज़ेस होते हैं, उसका भी जो है आप आंसर देके अपनी परीक्षा की तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।